हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही बेसिक चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस देखने वाले हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बिना इस चैप्टर के आप आगे का जो केमिस्ट्री है, आगे का जो कॉन्सेप्ट है, आप वो सीख नहीं पाएंगे। तो आपको ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से सीखना है, और ये चैप्टर अगर आप सीख लेते हैं तो आगे आने वाले जो क्लासेस हैं, जैसे आप 10th के बाद 11th में 12th में जाएंगे, तो वहाँ पे आपका हर एक कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा, हर एक चैप्टर आसान हो जाएगा। इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सीखें, समझें, अपने पेन कॉपी को लेकर बैठें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ समझ में आ रहा है और लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जिन बच्चों को इस तरह के एजुकेशन का नीड है उसे आप ये फॉरवर्ड करें, शेयर कर दें। तो चलिए, आज आप सबको मैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर और क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को शुरू करते हैं। तो चलिए, आने वाले 1 से 2 घंटे के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरे तरह से देख लेते हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम आपसे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, तो देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग को ये समझना है कि व्हाट इज़ केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज को, फिजिकल चेंज को। अब देखो, अब ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है उसको समझिए। देखिए, हमारे आसपास में कई सारे चीज़ बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, हमारे आसपास में कई सारे ऐसे घटना हो रहे हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में वो कोई ना कोई एक चेंज लाता है। ठीक है, कुछ चेंजेस आपको परमानेंट हो जाते हैं और कुछ चेंजेस आपके टेम्प्रोरी होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो देखो, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी ऐसा चेंज, जैसे चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेगा। जैसे आप मान लो आपका यहाँ पे वाटर है, वाटर इज इन सॉलिड स्टेट। ये अगर आप इसको हीट कर दो तो ये आपका वाटर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मीन्स व्हाट कि ये आप सॉलिड स्टेट से इसको लिक्विड स्टेट में आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। क्यों फिजिकल चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपका वाटर का सॉलिड स्टेट में भी वही रहेगा और लिक्विड स्टेट में भी वही रहेगा। अगर आप लिक्विड स्टेट को अगर गर्म कर दो, हीट कर दो, तो ये आपका जो वाटर है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर बन जाएगा। इसका मतलब वाटर का प्रॉपर्टी चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, और चाहे वो गैस स्टेट में हो, वाटर का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं करेगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो और कुछ एग्जांपल, जैसे आप मान लो फिजिकल चेंज के अंदर हम बात करते हैं कटिंग ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री को आप काट रहे हो, पेड़ को काट रहे हो, वो आपका क्या है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, फिजिकल चेंज है। फिर कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, कटिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स। कुछ और एग्जांपल देख लो आप, कुछ और एग्जांपल देख लो, जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क। तो ये भी आपका क्या है? दीज आर द फिजिकल चेंज, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को हम बदल रहे हैं। इसका मतलब कि इन फिजिकल चेंज लिखेंगे यहाँ पे, इन फिजिकल चेंज देयर विल बी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा हो वहाँ पे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी का शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, किसी का साइज चेंज हो रहा है, किसी का अपीयरेंस चेंज हो रहा है।
यानी कि ऊपरी रंग रूप अगर कहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी का साइज बदल गया, ठीक है, तो वो सब आपका फिजिकल चेंज में आता है। ये हम फिजिकल चेंज के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज के ऊपर। तो देखो केमिकल चेंज में क्या होता है, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका केमिकल चेंज है उसमें आपका ऑलवेज एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई सब्सटेंस ए है और बी है, ये आपस में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, सी और डी। तो देखो ए और बी का जो प्रॉपर्टी होगा वो सी और डी से बिल्कुल अलग होगा, यानी कि एक नया प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे दिस इज केमिकल चेंज। अब जैसे एक एग्जांपल से देख लो, जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया और आपने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो जो वाटर फॉर्म किया इसका प्रॉपर्टी अलग है, H2 का प्रॉपर्टी अलग है और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है। H2 पॉप साउंड के साथ आपका जलेगा, ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करेगा, और जो वाटर है वो फायर को क्या करेगा, बंद करेगा या बुझाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तीनों का बिल्कुल अलग है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, इसकी प्रॉपर्टी जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी अलग होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे मान लो आपने N2 ले लिया, 3H2 ले लिया और आपने क्या बना लिया, आपने बना लिया अमोनिया। तो जो अमोनिया का फॉर्मेशन है ये आपका केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग होता है अमोनिया से, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रिएक्शन केमिकल चेंज है, ठीक है। जैसे आप मान लो किसी फल को काट दो, जैसे मान लो ये फल है आपका, ठीक है, इसको आप काट दिए, तो काटने के बाद ये 2 टुकड़ों में बट गया, ठीक है, तो ये तो आपका फिजिकल चेंज हुआ, दिस इज योर फिजिकल चेंज। लेकिन अगर इस फल को आपने नहीं खाया, कुछ देर तक आपने इसको छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर ब्लैक कलर का या कोई और कलर का एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है। और वो लेयर डिपॉजिट इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आसपास के मॉइस्चर से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस, एक नया परत जमा कर लेता है अपने ऊपर, तो फिर वो खाने लायक नहीं रह जाता है। इसका मतलब कि अगर आप इसको थोड़े देर अगर आप छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल चेंज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, केमिकल चेंज। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान से समझ लेंगे, है ना, केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल लिया, जैसे कोई आयरन रॉड है, आयरन रॉड ने अपने आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और उसके साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा आयरन, एक अपने ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर लेगा, किसका, तो वाटर का लेयर होता है जो कि डिपॉजिट करता है, जो कि देखो Fe अपने ऊपर क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ आसपास में जो कुछ गैसेस हैं, सल्फर हैं या और भी कोई गैसेस है, उसके साथ ये मिक्स कर लेगा, उसके साथ ये कंबाइन कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये जो आपका एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड योर रस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और रस्ट क्या होता है, एक लेयर होता है जिसका कलर होता है रेड ब्राउन, ठीक है, और यही लेयर जो है इस आयरन वाले सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये आयरन का जो सरफेस है यहाँ पे ना, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या किया आयरन ने, आयरन ने अपने आसपास के इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, कुछ गैसेस के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे फॉर्म किया। अब यहाँ पे एक्स क्या है, देखो वाटर का क्वांटिटी क्या है वो हमें नहीं पता, वो कितना मॉइस्चर उसको मिल रहा है वो हमें नहीं पता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी हमें नहीं पता। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सिर्फ चेंज करेगा, लेकिन केमिकल चेंज में ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, हमेशा एक नया चीज बनेगा आपका। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जैसे मान लो आपके पास, जैसे मान लीजिए जो लीफ होता है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रूट से इसको पानी मिल जाए, सन से इसको सनलाइट मिल जाए, और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो आपका प्लांट होता है वो खाना पकाता है अपना, जैसे आपका C6H12O6 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो प्लांट होता है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज होता है। अब देखो, चूंकि यहाँ पे जो प्लांट है वो करता क्या है कि इन्वायरमेंट से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड को प्रिपेयर करता है। तो ये क्या है कि ये नेचर बिल्कुल अलग हो गया। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अलग है, वाटर का नेचर अलग है, और ग्लूकोज का नेचर अलग है। तो ये हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें प्रॉपर्टीज जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ ग्लूकोज है, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ठीक है, तो ये रिएक्ट करने के बाद ये बनता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं जो कि उसके अंदर कुछ केमिकल फिनोमिनन होता है जिससे एक नया प्रॉपर्टी बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमने क्या किया, हमने दो सब्सटेंस को लिया, जैसे मान लो हमने क्या लिया, ए और बी नाम का दो सब्सटेंस लिया, और ये दोनों रिएक्ट करके सी बना रहा है। तो देखो, जो रिएक्ट कर रहा है ना उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड योर रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यही दो चीज़ हमारे रिएक्शंस के अंदर होता है। आगे हायर क्लास में जाइएगा तो इसके बीच में भी एक आपका इंटरमीडिएट होता है जिसको स्टडी करना है हम लोग को। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ और एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर केमिकल चेंज की तो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर कैंडल जल रहा है, ठीक है, तो जैसे आपका मान लो यहाँ पे कैंडल है, उसको आप जलाओ, उसको बर्न करो, तो बर्न अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, वाटर और CO2 गैस मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है। चाहे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कर लो आप, ठीक है, अगर आपने मैग्नीशियम को लिया और मैग्नीशियम को बर्न किया तो यहाँ पे हमें मिलता है MgO। ठीक है, और MgO को फिर अगेन तुम अगर पानी में डिजॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं उसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उन्हें हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब चलिए, अब देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले मैं बात करूं कि कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे गैस रिलीज हो रहा हो, कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं कोई रिएक्शन में आपका चेंज हो रहा है कलर का, कहीं पे कोई रिएक्शन ऐसा है जहां पे हीट रिलीज हो रहा है या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे फिनोमिनन है, कहीं कोई ऐसा रिएक्शन है जहां पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के जहां पे कोई ना कोई ऐसा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा जो थोड़ा सा अलग हो। कैसे? अब देखो, जैसे पहला हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखिए, जैसे मान लो आपने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और इसे आपने क्या किया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया। ठीक, तो जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा। अब यहाँ देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ, ठीक है, ये इस रिएक्शन के दौरान आपका निकल रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन, जहाँ पे आपका गैस जो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, calcium oxide and carbon dioxide as a gas will evolve during the reaction। कुछ और एग्जांपल आप देखिए जहां पे गैस रिलीज करता है, जैसे आप मान लो KClO3 को, पोटेशियम क्लोरेट को, इसको आप नाम यहां लिख लीजिए इसका, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, तो जब पोटेशियम क्लोरेट को आपने
हीट किया MnO2 के प्रेजेंस में, ठीक है, आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, KCl प्लस ऑक्सीजन गैस आपका रिलीज करेगा। और ये आप याद रखिएगा कि ये आपका लैब मेथड होता है, लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस बनाने का लैब मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रहा है ना। तो पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज कीजिए, आपका ये जो रिएक्शन है वो गैस रिलीज करेगा। कुछ और भी रिएक्शंस आप देख लीजिए, जैसे मान लो आपने क्या किया, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है, इसको बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देखिए, तो अमोनियम डाइक्रोमेट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, जब ये डिकम्पोज करेगा तो आपको N2 गैस देगा, ठीक है, फिर आपको दे देगा Cr2O3 ग्रीन कलर का एक रेसिड्यू आपको मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे देगा ये वाटर। तो यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन गैस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक N2 गैस मिल जाएगा। तो ये भी रिएक्शन आपको बता रहा है यहाँ पे कि गैस जो है वो रिएक्शंस के दौरान रिलीज हो सकता है। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जिंक ग्रैन्युअल है, ठीक है। तो जिंक ग्रैन्युअल का मतलब होता है जब जिंक को आप पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको आप क्या कीजिए कि डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो जिंक क्या करेगा, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके जिंक क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। साथ में जो आपका आउटलेट है वहां से ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा विथ पॉप साउंड, ठीक है, विथ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। पॉप साउंड क्यों हुआ, क्योंकि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम समझना होगा, ठीक है। तो ये सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहां पे कोई ना कोई गैस आपका रिलीज किया जा रहा है, गैस आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो अगर आपने ले लिया फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट को आप हीट कर दो, सिंपल सा आपने हीट किया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Fe2O3 प्लस SO2, और साथ में आपको SO3 नाम का दो तरह का गैस आपको मिलता है, यानी कि SO2 भी मिलता है आपको और साथ में SO3 भी मिलता है, यानी दोनों गैस आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी ये एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे गैस आपको रिलीज हो रहा है, गैस आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ और रिएक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो आपने क्या किया, AgCl को डिकम्पोज किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये आपका सिल्वरी वाइट कलर का होगा, सिल्वरी वाइट कलर का आपका AgCl है। जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है तो यहाँ पे ग्रे कलर का सिल्वर आपको मिल जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे क्योंकि इसका जो कलर चेंज हुआ वो ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे गैस रिलीज किए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट हम सेगमेंट में बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट में आप PPT भी लिख सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे रिएक्शंस है जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है इसको समझना है। देखिए प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि इनफ्यूजिबल कोई मास होता है, या हम इसको रेसिड्यू भी कह सकते हैं, रेसिड्यू भी कह सकते हैं, जो किसी भी रिएक्शन के दौरान कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल्ड हो जाता है, ठीक है, एज अ सॉलिड मास। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इनफ्यूजिबल मास या सॉलिड मास इन सॉल्यूशन, सॉलिड मास इन सॉल्यूशन डिपॉजिटेड at the bottom of container or a test tube, ठीक है। यानी किसी कंटेनर में या टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है,
सॉल्यूशन के अंदर जो इनफ्यूजिबल मास है, जो सॉल्युबल नहीं हुआ, और वो आपका क्या हो जाएगा, वो बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा या कंटेनर में आपका जाके वहां पे सेटल हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्यूजिबल मास, या उन्हें हम रेसिड्यू भी कहते हैं। रेसिड्यू का मतलब जो चीज बच गया, जो सॉल्यूशन के अंदर आपका एज अ सॉलिड मास डिपॉजिट हो रहा है बॉटम में, वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज प्रेसिपिटेट। अब देखिए कुछ ऐसे रिएक्शंस है जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि व्हेन, देखिए व्हेन हार्ड वाटर, देखिए हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, जब हम हार्ड वाटर को बॉईल करेंगे, ठीक है, देन कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, ठीक है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। देखिए जो हार्ड वाटर होता है वो दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। दो तरह का हार्ड वाटर होता है। पहला आपका टेम्पोररी, ठीक है, पहला आपका हो गया टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है परमानेंट हार्डनेस। देखिए टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, CO3 माइनस सॉल्ट्स होते हैं, या HCO3 माइनस सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड या सल्फेट के सॉल्ट होते हैं, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये परमानेंट हार्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे वाटर है आपका, मान लो जैसे आपने यहाँ ले लिया वाटर, और वाटर के अंदर क्या है, तो यहाँ पे मान लो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। तो देखो वाटर के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट है, तो ये वाटर को हार्ड बना रहा है। दिस इज योर टेम्पोररी हार्ड बना रहा है। अब वाटर आपका हार्ड हो गया, अब इसको क्या करो, इसको आपने बॉईल किया, बॉईल किया। तो वाटर को जब आप बॉईल करोगे तो यहां पे क्या होगा, वाटर प्योर फॉर्म में आपको ऑब्टेन हो जाएगा, और साथ में कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करके CaCO3, तो देखो ये एक्चुअली कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है, ये पानी के अंदर घुला हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका सॉल्युबल है, ये पानी के अंदर घुला हुआ है, ठीक है। हार्ड वाटर में दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आपने वाटर को बॉईल किया तो पानी क्या हो गया, पानी प्योर हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के एटम्स दिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट्स के सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखेंगे, और वो आपका विजिबल होता है, ठीक है। और वो धीरे धीरे जो पार्टिकल आपको जो दिख रहा है ना, वो धीरे धीरे नीचे जाके बैठ जाता है और सेटल हो जाता है। और कुछ समय के बाद जब पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो कुछ समय के बाद कैल्शियम कार्बोनेट एज अ सॉलिड मास ये जाके नीचे जमा हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और फाइनली जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिपॉजिट हो जाता है, और हमारा वाटर जो है वो प्योर हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखिए जैसे, तो हमने क्या किया, मैंने आपको ये बताया कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और हम कैसे प्रेसिपिटेट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जैसे when lead nitrate PbNO3 का whole twice is dissolved in potassium iodide solution, then yellow PPT of lead iodide PbI2 will form। अब देखिए जैसे आपके पास लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, देखिए जिन्हें भी
इस तरह से आपको वैलेंसीज अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें जिनको वैलेंसी में प्रॉब्लम है या जो भी बेसिक में प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, क्या बन जाएगा PbI2 साथ में पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। यानी आपको बस क्या करना है, आपको बस आयंस को एक्सचेंज करना है, जैसे लेड को आयोडीन के साथ और पोटेशियम को नाइट्रेट के साथ। तो दिस इज इन येलो कलर, येलो कलर PPT। तो ये आपका येलो कलर का PPT बन जाता है। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एक और एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज करो आपने बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। तो जब आप बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कीजिएगा तो बेरियम सल्फेट नाम का एक प्रेसिपिटेट मिल जाता है। बेरियम सल्फेट नाम का प्रेसिपिटेट मिल जाता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। और ये जो बेरियम सल्फेट आपको मिल रहा है, द कलर ऑफ बेरियम सल्फेट इज वाइट, वाइट PPT। तो बेरियम सल्फेट आपका एज अ वाइट PPT यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेगमेंट में बात करें। तो यहाँ पे दूसरा जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप एक एक रिएक्शन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अपने थर्ड सेगमेंट पे बात करते हैं, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस को देखते हैं जहां पे कलर चेंज हो रहा है और क्या बनेगा कलर चेंज होके, वो हम देखते हैं। कलर चेंज होके कलरलेस हो गया या कोई और कलर बन गया, चलिए उसको हम चेक करते हैं। देखिए सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने पोटेशियम परमैग्नेट ले लिया है, पोटेशियम परमैग्नेट ले लिया है। ठीक है, हमने क्या लिया है, पोटेशियम परमैग्नेट। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट, दैट इज KMnO4। इसका जो कलर होता है, द कलर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इज पर्पल। ठीक है, ये आपका जो कलर होता है यहाँ पे याद रखिएगा, दिस कलर इज पर्पल, ये पर्पल कलर का होता है। अब देखो जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही इस वाले सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने सिट्रिक एसिड डाला, सिट्रिक एसिड आपने डाला। ये सभी जगह से आपको क्या मिल जाएगा, सिट्रिक एसिड आपको मिल जाता है। ऑरेंज के अंदर मिल जाएगा आपको, तो कहीं सारे बहुत सारे जो आपके रसीले फ्रूट्स होते हैं वहाँ से आपको सिट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस वाले सिट्रिक एसिड को आपने क्या किया, पोटेशियम परमैग्नेट के सॉल्यूशन में डाला। तो जब आप पोटेशियम परमैग्नेट के सॉल्यूशन में डालोगे, ठीक है, इसका कलर कैसा है, पोटेशियम परमैग्नेट का देख लो कलर कैसा है। तो पोटेशियम परमैग्नेट का जो कलर है, दिस कलर इज पर्पल। ये आपका कलर कैसा हो गया, पर्पल कलर का है। ठीक है, पर्पल कलर का है। लेकिन जब सिट्रिक एसिड डालिएगा, जब आप इसमें सिट्रिक एसिड डालिएगा तो जो कलर है वो आपका कलरलेस हो जाएगा। मतलब सिट्रिक एसिड डालने के बाद जो कलर हुआ वो चेंज हो गया, है ना, ये आपका कलर चेंज हो जाएगा और दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, कलरलेस। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे कलर का चेंज भी होता है। तो पोटेशियम परमैग्नेट यहाँ पे लिखेंगे KMnO4 प्लस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, KMnO4 का कलर कैसा है, तो पर्पल कलर है आपका। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखें। सपोज करो हमने क्या किया, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। when sulfur dioxide gas is passed through orange solution of
पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। K2Cr2O7 का जो कलर होता है आपको ध्यान में रखना है कि इसका कलर जो होता है वो होता है ऑरेंज। ठीक है, तो ये आपका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर का है। अब यहाँ पे क्या करो, देखो आपने क्या किया, SO2 गैस को पास कर दो। किससे पास करो, तो K2Cr2O7 के सोल्यूशन से, एक्वा सोल्यूशन से आपने पास किया, और आपका जो कलर हुआ, दिस कलर इज ऑरेंज। और जो SO2 डालने के बाद जो कलर हुआ आपका, वो आपका हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, मैं इसे ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। इसका जो कलर हुआ वो कैसा हुआ, वो कलर हो गया आपका ग्रीन। ठीक है, तो कलर चेंजेस टू ग्रीन, ऑरेंज कलर चेंजेस टू ग्रीन। ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, और आप इसको ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से कि कहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। सपोज करो आपने लेड ऑक्साइड लिया, लेड ऑक्साइड आपने ले लिया, और लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड का कलर कैसा है, तो रेड है। तो अगर आपने लेड ऑक्साइड को, यानी कि Pb3O4 सॉलिड फॉर्म में है, और इसका कलर कैसा है, इसका कलर आपका रेड होता है। इसको जब आपने हीट किया तो आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा PbO साथ में ऑक्सीजन गैस। तो PbO जो आपका ऑब्टेन्ड हुआ है, ध्यान में रखिएगा, दिस इज इन येलो कलर। ये आपका जो कलर है येलो हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग लेड मोनोक्साइड, लेड मोनोक्साइड। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि लेड मोनोक्साइड आपका फॉर्म होता है जहाँ पे इसका जो कलर है वो आपका येलो होता है। ठीक है, तो आइए कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, डी नंबर में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है उसको समझिएगा, समझने का कोशिश करें। सपोज करो हमने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को किसी टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमने वाटर का रिएक्शन कराया। ठीक है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपको मिल रहा है ये एक आपका सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है, जिसको हम लोग सिलेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, इन सस्पेंशन फॉर्म, याद रखिएगा ये आपका सस्पेंशन फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो रहा है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। एक होता है लाइम वाटर, जो आपका वाटर होता है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या हुआ, तो लाइम वाटर हुआ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो सस्पेंशन फॉर्म में आपका मिल रहा है, जो सेटल हो जा रहा है आपके बॉटम में, एक प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब वाटर का आपने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका टेस्ट ट्यूब था वो काफ़ी ज़्यादा वो हीटेड हो गया, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। तो ये रिएक्शन आपका कैसा है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो उसको समझ लेना है। तो एक्सोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हीट निकल रहा है और रिएक्शन स्टेबल हो रहा है। तो देखो एक्सोथर्मिक क्या है, इट इज द प्रोसेस in which system loses heat। सिस्टम क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे एक और तरीके से आप समझ लें एक्सोथर्मिक होता क्या है। देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ एक्सो और प्लस यहाँ पे थर्मिक। ठीक है, तो थर्मिक का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, थर्मिक का मतलब होता है हीट, और एक्सो का मतलब होता है निकलना। ठीक है, यानी लीफ, यानी कि हीट का बाहर निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक कुछ ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे हीट बाहर निकल रहे हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दे दूं, क्विक लाइम आप ले लीजिए।
आपने क्विक लाइम ले लिया, अब इस क्विक लाइम को पानी में डाल दो। तो जैसे ही आपने पानी में डाला, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस इज योर स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ एनर्जी आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे क्या किया, फूड खाया, ठीक है। फूड ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद आपको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी क्या होगा? ये रिएक्शन भी आपका एक्सोथर्मिक होगा। अब जैसे मान लो आपने फूड लिया, फूड खाया, C6H12O6, हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, उसके प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ पे उसके प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या कर रहा है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। That's why we call this reaction is exothermic reaction। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा जो आपका एक सेगमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो ये एंडोथर्मिक क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन है ना, द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पे एंडोथर्मिक, और जहाँ हीट रिलीज हो रहा है वहाँ पे एक्सोथर्मिक। जैसे देखो एंडो, ठीक है, थर्मिक, तो क्या हो गया? एंडो का मतलब क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करना। थर्मिक का मतलब हीट, है ना, यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्ब कर लो। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब हुआ। तो अगर कहीं भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो आप कहोगे उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। सपोज करो आपने क्या किया? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड मिलाया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अपने आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, काफ़ी सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, NH4OH, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए NH4OH हमारा फॉर्म कर गया, साथ में और क्या दे रहा है? देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, साथ में यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आप ले लो। चलिए एक और रिएक्शन से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे आपने क्या किया? आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है, इसको अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, NH4Cl। अब देखो जैसे ही आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर गया, ठीक है, NH4OH। अब देखिए, अब इसने इतना ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने आसपास सराउंडिंग से एनर्जी इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया कि जो फाइनल जो टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में इसका रिएक्शन हो रहा था, वो जो टेस्ट ट्यूब है बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। यानी कि NH4OH क्या करता है? ये कूलिंग का काम करता है, ठीक है, ये आपके कूलिंग का काम करता है ना। फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर में यही आपका पाया जाता है। तो एक्वस अमोनिया जो है, दिस इज कॉल्ड योर एक्वस अमोनिया, ठीक है। तो एक्वस अमोनिया आपके कूल करने का काम करता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये सारे रिएक्शंस जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं किसी भी रिएक्शन के प्रॉपर्टी को ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। किसी भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है,
कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है, या कहीं पे कोई गैस रिलीज हो सकता है। चलिए अब हम चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। हमारा फाइनल जो है आपका चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। अब देखिए अब चेंज स्टेट कैसे होगा। देखो जैसे मान लो आपने कैंडल लिया, ठीक है, कैंडल लिया, तो कैंडल आपका सॉलिड फॉर्म में है, इसको आपने जलाया, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे वाटर मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ये आपका गैस फॉर्म में है, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, और कैंडल आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे स्टेट बदला या नहीं बदला, सॉलिड से लिक्विड गैस मिल रहा है। अगेन हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप डिकम्पोज कर दो, यहाँ पे आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन में गैस फॉर्म कर रहा है, ये आपका गैस फॉर्म कर रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रहा है। तो कभी भी अगर किसी रिएक्शन में स्टेट चेंज हो, आप समझ लीजिएगा कि वो आपका स्टेट चेंज हो, तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे ये रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारा सेगमेंट, केमिकल इक्वेशन।